अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। पहले बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है? कशिश थक़ल। क्या बच्चों, आज हम बात करेंगे कशिश थक़ल। ये उर्दू में फे क़ाफ लाम। कशिश कहते हैं किसको? अट्रैक्शन। The first man who came up with the idea of gravity, वो पहला इंसान जो सामने आया किसके साथ? ग्रेविटी के तसव्वुर के साथ, ख्याल के साथ, सोच के साथ, बाद आइजक न्यूटन। उसका नाम क्या था? आइजक। इट वॉज एन इवनिंग ऑफ 1665, 1665 की एक शाम थी। When he was trying to solve the mystery, जब वो कोशिश कर रहा था एक भेद को हल करने की, एक पहेली को हल करने की। Why planets revolve around the sun? ये जो सैयारे हैं जमीन सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं? Suddenly an apple fell, अचानक एक सेब गिरा from the tree, दरख्त से, under which, जिसके नीचे he was sitting, वो बैठा। The idea of gravity flashed in his mind. लोग कहते हैं एक सेब गिरा था, अगर दरख्त गिर जाता तो फिर क्या होता? इतने सारे लाज अभी पढ़ने पड़ रहे हैं जो ना पढ़ने वाले लोग हैं ना। तो द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश्ड इन हिज माइंड, तो जो तसव्वुर था ग्रेविटी का, फ्लैश्ड इन हिज माइंड, उसके दिमाग में चमका, ऐसा चमका, उभरा। ही डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त कर लिया, नॉट ओनली द कॉज ऑफ फॉलिंग एप्पल, उसने ना सिर्फ गिरते हुए सेब, गिरने वाले सेब की वजह मालूम कर ली, बट ऑल्सो द कॉज, बल्कि उसने मालूम कर ली है वो वजह दैट मेक्स द प्लैनेट्स, जो 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 प्लैनेट्स को घूमने पर मजबूर करती है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द, एंड द मून, और चांद को अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द। द यूनिट, दिस यूनिट डील्स with the concept related to gravitation, the force of gravitation. On the basis of the observations, अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर न्यूटन concluded that, न्यूटन ने नतीजा अखज़ किया कि the force which causes, वो कुव्वत जो which causes an apple, जो सबब बनती है एक एप्पल के गिरने का, ठीक है, टू फॉल ऑन अर्थ, के वो जमीन पर गिरे, एंड द फोर्स व्हिच कीप्स द मून, और वो कुव्वत जो रखती है किसको? चांद को, इन इट्स ऑर्बिट, उसके मदार में, और द सेम इन नेचर, वो दोनों क्या अपनी नेचर में, अपनी फितरत में क्या है? एक जैसी है। जैसे अक्सर वो कहते हैं ना, ये तो गधा है, तेरी फितरत ही गधे वाली है। नहीं, ये भाई फितरत इंसान है, नहीं समझ आ? इसकी फितरत ही नेकों वाली है, नहीं समझ आ? फितरत समझते? फितरत, नेचर, असलियत। तो बिच्छू है, तो आस्तीन का सांप है, कहते हैं ना, तो फितरत के लिहाज से कहा सांप डसता है लेकिन उसको फायदा कोई नहीं होता, लेकिन दूसरे का नुकसान कर देता। He further concluded that, उसने मजीद अखज़ किया कि देयर एग्जिस्ट ए फोर्स, एक कुव्वत पाई जाती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एवरी बॉडी, हर जिस्म ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का,
अट्रैक्ट्स खींचता है एवरी अदर बॉडी दूसरे जिस्म को। ही नेम्ड दिस फोर्स, उन्होंने नाम दे दिया इस कुव्वत को द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर हुआ? अब तो उन्होंने कहा ये जनरलाइज्ड रूल है, सिर्फ जमीन ही नहीं खींचती, तमाम इज्साम आप और ये कुर्सियां एक दूसरे को खींच रहे हो। नहीं समझ आ रहा है, ये जग आपको खींच रहा है, आप जग को खींच रहे हो। लेकिन आप कहेंगे हमारे दरमियान जग को मेरे दरमियान में तो इतनी स्ट्रॉन्ग कुव्वत नहीं है, तो बच्चे ये कुव्वत मास के बढ़ने से बढ़ जाती है। अब जमीन का मास ज्यादा ना, तो इस वजह से ये कुव्वत भी क्या है, जमीन की कुव्वत प्रोमिनेंट, इस वजह से हमारी आपस में जो कशिश है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत वीक है, इसलिए वो हमें महसूस नहीं होती। क्लियर हुआ? So Janab, he further concluded that there exists a force due to which every body in the universe attracts the other body. Every mass in this universe attracts the other mass. He named this force the force of gravitation. Clear हुआ? अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर दो मैसेज या बॉडीज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं जनरली ग्रेविटेशन। लेकिन जिस फोर्स के साथ जमीन खींचती है, दोनों मासेज में अगर एक मास की वजह जमीन हो जाए तो उस फोर्स को ग्रेविटेशन की बजाय ग्रेविटी कहते हैं। जब भी बात आएगी ग्रेविटी की तो एक मास क्या होगा, जमीन होगी, और दूसरा कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। जब ग्रेविटेशन कहेंगे फिर दोनों में से कोई भी अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सम अदर बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये उसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये डेफिनेशन है इसकी। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, ठीक है, हर जिस्म इस कायनात में दूसरे जिस्म को खींचता है एक कुव्वत के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो बराह रास्त मुतनासिब है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर masses and inversely proportional to the square of distance between their centers, between their, क्या कहा उन्होंने कि एक मास दूसरे मास पे जो फोर्स लगाता है वो उन दोनों के m1 m2 के क्या प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो उनके दरम्यान में डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के दरम्यान में, इन दो मासेस का जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक होगा, सेंटर्स के दरम्यान में होगा, ठीक है, सेंटर से सेंटर तक। तो ये इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? अब डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना, और डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? तो यही ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मसला किसी को नहीं? Consider two bodies of masses m1 and m2. The distance between the centers of the masses is d as shown in the 5.1. नजर आ गया? आगे अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ऑफ अट्रैक्शन F with which the two masses attract, with which attract masses m1 and m2 जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d हैं, अट्रैक्ट ईच अदर इज गिवन बाय, वो किसके कैसे दी जाएगी, इज गिवन बाय। तो उसको ये देखें, अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो क्या आ जाएगी, यहां से कंसीडर से आगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस d बिटवीन दियर सेंटर्स। ऐसे ही अब इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा मैं, सुन रहे हो? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम इट इज 1 एंड तो 1 और 2 को कंबाइन करें अगर फोर्स इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके भी, तो दोनों के प्रोडक्ट के भी क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब m1 m2 ऊपर आ जाएगा, d स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब जब ये चीज हटेगी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सो जनाब ये है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू मैसेज m1 and m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर हुआ? कैपिटल G इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कभी आपसे कोई पूछे ये क्या, तो कहना इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक है। इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, जिधर मर्जी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज है, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। और इसका एसआई यूनिट क्या है, अब गौर से सुनना, फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू m1 m2 g स्क्वायर, ऐसा ही है पक्का। मुझे g का यूनिट निकालना, d ऊपर चला जाएगा, f मल्टीप्लाई d स्क्वायर नीचे का जाएगा, m1 मल्टीप्लाई कैपिटल G के बराबर, f न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर, ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे kg मल्टीप्लाई kg कैपिटल G के बराबर, क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऊपर जाके स्क्वायर बन गया नीचे। चलो मैं एक और शब्द कर देता हूँ, तो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है उसका जो यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, देख लो भैया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं यूनिट। क्लियर हो गया। अब कोई बंदा आपसे ये पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, तो पहले जरा देख लें। अब इसकी वैल्यू क्या, 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -11, बहुत छोटी वैल्यू, 100 अरबवां हिस्सा। आपके घर में पिज्जा है और आपको पिज्जे का 20वां हिस्सा दिया जाए तो आपका मुंह बन जाता है, मुझे पिज्जे का परहेज है, डॉक्टर ने कहा था पिज्जा नहीं खाना, इतने पिज्जे का परहेज है मुझे, कहते हो ना। अगर 20 बंदे आ रहे हैं और आपको पिज्जा दिया जाए तो आपका मुंह दूसरी साइड पे, मैंने इतना खाना ही नहीं। और अगर 100 बंदा आ जाए और एक पिज्जा आ जाए तो फिर आप कहेंगे जनाब मेहरबानी, मैं मुझे नींद आई हुई, खा लोगे? तो कितना कितना आएगा, एक एक बाइट आ जाएगी 100 बंदे को, यू कैन थिंक। अब गौर से सुनना, ये जो जी की वैल्यू है ना, ये जो इसकी वैल्यू है, गौर से सुनना। अगर आपके पास 1 kg का मैच हो और एक दूसरा 1 kg का मैच हो और उनके दरम्यान में डिस्टेंस कितना हो, कितना हो, 1 मीटर, तो बेटा द फोर्स विद विच ए मास ऑफ 1 kg अट्रैक्ट्स एन अदर मास ऑफ 1 kg प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सुन रहे हो? वो फोर्स बराबर होती है कैपिटल जी का, वो है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब भी नहीं समझे, ये इतनी कमजोर कुव्वत है, इतनी कम कुव्वत लगाता है। अगर 1 kg का मैस जो है, ठीक है, ये कौन सी कुव्वत है, जी क्या, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो फोर्स है, समझ आया? The force with which a mass of 1 kg attracts another mass of 1 kg placed at a distance of 1 meter from its center is capital G। और ये कितनी वीक फोर्स है, महसूस ही नहीं होती, समझ आया नहीं है? अब इसकी वैल्यू ड्यू टू स्मॉल वैल्यू, सुन रहे हो? अब G, the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel it। अब G की वैल्यू इतनी कम है और 1 kg के मैस दूसरे 1 kg के मैस पे जिनके दरमियान डिस्टेंस भी 1 मीटर है, इतनी फोर्स लगा रहा है जो कि 100 अरबवां हिस्सा एक न्यूटन का। नहीं समझ आया? फीबल फोर्स है, बहुत ही वीक कुव्वत है। इस वजह से ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ G, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज वेरी वेरी स्मॉल। जो हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स है उनके दरमियान में G की बहुत कम वैल्यू की वजह से जो कुव्वत कशिश है वो बहुत कम होती है, इस वजह से हमें फील नहीं होती। समझ आया? सिंस मैस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, जमीन का मैस बहुत ज्यादा है, इट अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विद ए सिग्निफिकेंट फोर्स। ये अपने करीबी इजसाम को एक अच्छी खासी कुव्वत से खींचती है, सिग्निफिकेंट, ठीक है, अच्छी खासी कुव्वत से खींचती है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द रिजल्ट। अब जमीन जिस कुव्वत से खींचती है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम किसी को अभी भी समझ नहीं है? तो स्मॉल जी की क्या वैल्यू है, लेकिन इसको अगर कोई बंदा अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करोगे? कैपिटल जी से। कैपिटल जी को बंदा क्या कैपिटल जी को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे?
बोलो, द फोर्स विद विच ए mass of 1 kg, the force with which a mass of 1 kg attracts another mass of 1 kg. डेफिनेशन, कोई बंदा आपसे ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पूछ ले तो आपने क्या बतानी, क्या? सो मेरे बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने उसको डिसकंटिन्यू करके पहले आपको ये बताना, क्योंकि इसके बेसिस पर आगे चीजें समझ आएंगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, द फोर्स विद विच एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर मास इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जैसे ये जग और ये लैपटॉप भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये ट्रे भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, मुझे भी खींच रहे हैं। ठीक है, हम सारे भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो द फोर्स विद विच एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और उनमें से एक, अब ये अगर आप यहां पे कहते हैं ना, द फोर्स विद विच, अगर यहां पे आप क्या लगा दें, अर्थ, कौन? जमीन खींचती है। ठीक है, मैस की जगह पे, सॉरी, एवरी मैस की जगह पे लगा दें अर्थ अट्रैक्ट्स, ये यहां पे, अर्थ के बाद डायरेक्ट यहां पे आ जाए। द अदर मैसेज आर अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटी, इज कॉल्ड द ग्रेविटी। यहां पे क्या आ जाएगा? अगर मैं डिफाइन करूं ग्रेविटी को, तो इट इज द फोर्स with which earth attracts the other objects towards its center is called ग्रेविटी। अब कैपिटल जी, जो कि अभी हमने देखा कि एक, इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अभी जो लॉ आपने देखा, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अगर बच्चे इस फार्मूले में आप लोग m1 को 1 kg ले लें, m2 को 1 kg ले लें और डिस्टेंस को 1 मीटर स्क्वायर, क्या कह रहे हो? टू मैसेज ऑफ 1 kg जिनके दरम्यान में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ओके, अब पुट किया यहां पे, तो एफ जी किसके बराबर? कैपिटल जी के बराबर आ जाएगा। तो ये कैपिटल जी क्या बन गया? फोर्स बन गया। कौन सी फोर्स? कौन सी फोर्स? वो फोर्स जो 1 kg का मैस दूसरे 1 kg के मैस पे लगा रहा है, जो कि उसके सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो नो, कैपिटल जी विल बी डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? क्या डेफिनेशन है? द फोर्स, कैपिटल जी क्या? ये फोर्स है, फोर्स ही निकला ना, कैपिटल जी इज द फोर्स। कौन सी फोर्स? द फोर्स विद विच ए मैस of 1 kg attracts another mass of 1 kg, जो कि प्लेस्ड होगा कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 1 meter from its सेंटर। ठीक है, द फोर्स विद विच a mass of 1 kg attracts another mass of 1 kg placed at a distance of 1 meter from its center is called capital G, that is universal gravitational constant। ठीक है, या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये कैपिटल जी की डेफिनेशन, और इसकी वैल्यू क्या? इट्स वैल्यू इज 6.6
वेरी पर केजी स्क्वायर, इशू किसी को। अब उसके बाद बच्चे कुछ चीजें जो और मैंने आपको बाद में डिफाइन करानी है, मैं पहले डिफाइन करवा देता हूं। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एक होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कनेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। नंबर वन कॉन्टैक्ट फोर्स और नंबर टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन्हें हम कहते हैं फोर्सेस एट डिस्टेंस, या इन्हें हम कहते हैं फील्ड फोर्सेस। नहीं समझा? अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? ए फोर्स, ये एक फोर्स होती है विच इज अप्लाइड बाय ए बॉडी, विच इज अप्लाइड बाय ए बॉडी on an other body. A force which is applied by a body on another body by a physical connection or contact between them. सुन रहे हो? A force which is applied by a body on an other body, ठीक है, by a physical कनेक्शन या कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। मसला किसी को? ए फोर्स, ए कुव्वत विच इज अप्लाइड, जो लगाई जाती है बाय ए बॉडी, एक जिस्म से ऑन अनदर बॉडी, दूसरे जिस्म पर, बाय ए फिजिकल कनेक्शन और कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। एनी प्रॉब्लम? ए फोर्स विच रिक्वायर्स ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज फॉर इट्स एप्लीकेशन इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? बताइए। नंबर वन टेंशन, नंबर टू फ्रिक्शन, नंबर थ्री, जरूरी नहीं है सेंटीमीटर फोर्स के लिए कनेक्शन हो, बताऊंगा आपको। टॉर्क इज द रोटेशनल फोर्स। और चलो तीसरी फोर्स ढूंढ के लाइए। एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या हो गया? वेट, अभी बताऊंगा। तो टेंशन और फ्रिक्शन क्लियर हो गया। अब जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स a force which is applied by a body on another शाबाश, ठीक है। विद ए फिजिकल कनेक्शन, अब जहां मैंने बाय कहा था ना, अब यहाँ पे विद भी लगा सकते, which is applied by a body and on another body without
ए फिजिकल connection or contact. Between इसकी मिसाल क्या है ना, इसकी एग्जांपल क्या है बताओ मुझे। हाँ जी, नंबर 1 ग्रेविटी। ये पेन है, इसको जमीन खींच रही है, क्या किसी कनेक्शन की जरूरत है? इसको हम वेट भी कहते हैं बॉडी का, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, कौन सी फोर्स? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स। कुछ और भी है, ये सारी फील्ड फोर्सेस हैं, इनके लिए फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आया नहीं यार? ग्रेविटी की फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये असल में टाइप्स थी फोर्सेस की, जिन्हें हम फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। समझ आया नहीं है? और अब ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स मिलकर क्या बन चुकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो सकती है, और जनरेट जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उससे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो सकती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उसके बाद जो है अभी वो ये सोच रहे हैं कि ग्रेविटी और इनको भी इकट्ठा कर दें, और एट द लास्ट ये कहेंगे कि ये सारी फोर्सेस एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, ये एक ही फोर्स है, ठीक है। एक ही फोर्स के डिफरेंट नेम्स हैं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपको एग्जांपल्स देनी थी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की या फील्ड फोर्सेस की। यहां तक किसी को मसला हो तो मुझसे पूछो। नहीं, अब उसके बाद है जी ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मास क्या होता है? द स्पेस, असल वर्ड ये है बस। ये स्पेस होती है अराउंड ए मैस, या अगर जमीन का कहेंगे तो मैस की जगह पे क्या आ जाएगा? अराउंड ए मैस इन विच इट कैन, इट से मुराद कौन है? द मैस। in which it can exert a force on an other mass is called its मतलब mass का ग्रेविटेशनल फील्ड। इट्स क्या दिया मैंने? इट्स से मुराद उस मैस का, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये नहीं लगाना ऑफ मैस। क्लियर हो गया? सो जनाब बात ये है, जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, आपने से यहां रखा, दूसरा मैग्नेट आप यहां रखते हैं तो उस पर किसी किस्म की अट्रैक्शन की फोर्स, लेकिन जैसे इस मैदान के अंदर वो दाखिल होता है तो ये इस पे फोर्स लगाते, उसे अट्रैक्ट करता है। जैसे इस बाउंड्री से बाहर होता है तो इसका इसके ऊपर असर नहीं चलता, इसका इसके ऊपर असर, जैसे बल्ब है उसकी रोशनी पहुंचते 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 एक खास हद पे जाके हो जाती है मदम, उसका असर खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि वो एक हेलीकॉप्टर होता है क्लोनो वाला, उसकी भी एक रेंज होती है उसके रिमोट कंट्रोल की, ऐसा ही है। उसकी फील्ड होती है कि इतने फील्ड में ये फ्लाई कर सकता है और आपके कंट्रोल में रहेगा, उसके बाद आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? नीचे आ जाएगा, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
तो जनाब फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी मैस का, ये वो रीजन है जिसमें कोई दूसरा मैस आ जाए तो उसमें फोर्स लगाएगा। क्लियर? वो उसके गिर्द ये स्पेस है, तो दिस स्पेस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मैस। और अगर मैग्नेट के गिर्द वो इलाका, अगर ये मैग्नेट होता तो जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो ये फोर्स लगाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर चार्ज है तो फिर उसके गिर्द वो इलाका जिसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसमें फोर्स लगाए, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दैट चार्ज। मसला किसी को नहीं है? अब एक होती है फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैंने यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी हो कि फील्ड की क्या शिद्दत है, फील्ड की क्या शिद्दत, मेरी बात गौर से सुनना। मैंने एक मैस एम पे फोर्स लगाई एफ, तो मुझे फोर्स की शिद्दत का कैसे पता चलेगा? फोर्स के असर का कैसे पता चलेगा? कौन सी चीज मुझे बताए कि फोर्स कितनी लगी है? फोर्स का असर मुझे कौन बताएगा? एक्सेलर। तो फोर्स पर यूनिट मास जो होता है इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात होती है ना, तो उसके किसी फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर हमने उसके फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी हो, उसके फील्ड की शिद्दत पता करनी हो, तो हम उस पॉइंट पे क्या रखेंगे? एक मैस रखेंगे, यूनिट मैस 1 kg मैस, और चेक करेंगे कि ये मैस इस पे कितनी फोर्स लगाता है, इस यूनिट मैस। समझ आया नहीं यार? फोर्स पर यूनिट मैस, ठीक है? बात समझ आ रही है? याद रखिएगा फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है एट ए पॉइंट, याद रखना। फील्ड स्ट्रेंथ चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो मैग्नेटिक हो, अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन करूं, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स। ये क्या होगी? ये कुव्वत की वो मिकदार होगी, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स which will act on a mass of 1 kg placed at that point। अब यहां पे 1 kg का मास लाकर रखते हैं, उस पर जितनी फोर्स लगेगी वो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या होगी? स्ट्रेंथ। और ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? एक बॉडी है, अब गौर से सुनते जाना, सुन रहे हो? एक बॉडी है, जमीन उस पर ग्रेविटी की फोर्स लगाती है नहीं लगाती? सुन रहे हो? अब जमीन इस पर कितनी फोर्स आप ग्रेविटी लगा रही हो इस पॉइंट, और फिर इसमें क्या पता करेगी? एक्सेलरेशन पता करेगी नहीं करेगी? कितना एक्सेलरेशन पता करेगी? नहीं समझे? मैंने जमीन की इस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मैं यहां पे क्या रखूंगा? 1 kg के मैस रखूंगा और देखूंगा जमीन इस पे कितनी फोर्स लगाएगी अपने सेंटर की तरफ। कितनी फोर्स लगाएगी? इसके वेट के। और जब आप उस वेट को उसके मैस से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ। इसी तरह अगर यहां पे एक चार्ज होता Q, आप दूसरा चार्ज रखते हैं, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज Q, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्टिंग, सुन रहे हो, एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। और इसको हम किससे शो करते हैं? कैपिटल E से। ये इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन है। आपकी फोर्स का फार्मूला होता है इक्वल टू m में होता है ना, और अगर वेट आ जाए तो mg, और अगर सुन लेना अब ये क्या था? ये क्या था? अप्लाइड फोर्स थी, नेट फोर्स, याद आया? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाए तो मैस की जगह पे कौन आ जाता है? चार्ज। और जी की जगह पे कौन आ जाता है? इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। नहीं समझ आ? तो जनाब क्या डेफिनेशन बनेगी? मेरे ख्याल में मैंने आगे लिखी है, अगर नहीं लिखी तो मैं दोबारा लिख दूंगा आपको। अब ये डेफिनेशन अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर है? ग्रेविटी क्लियर है? डेफिनेशन ऑफ जी कैसे निकलती है? क्लियर है? डेफिनेशन दे दी मैंने आपको, उसकी वैल्यू दे दी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता दी,
कॉन्टैक्ट फोर्स बता दी, उसकी एग्जांपल्स दे दी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बता दी, उसकी एग्जांपल्स दे दी। इन्हें फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि ये फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है। द मास क्या, द स्पेस, असल चीज क्या, स्पेस अराउंड ए मास इन विच इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मास। नहीं समझ आया? अगर उस रीजन में कोई दूसरा मास आ जाएगा तो इस पे फोर्स लगाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एक्सर्ट का मतलब इतनी देर बाद पूछ लगाना, अराउंड का मतलब गिर्द, अनदर दूसरे। सुन रहे हो? एनी प्रॉब्लम? सो अब आ जाइए इधर। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हेयर कैपिटल जी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इट इज का, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। जरा नीचे रह गया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आपको क्या लगता है, एक सवाल का जवाब है, आपको क्या लगता है कि ये जो पेपर है इसको जमीन किस फोर्स से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ खींच रही है? क्या ये जमीन को खींच रहा है? क्या ये खींच रहा है? तो ये जमीन को किस फोर्स से खींचेगा? अपने वेट के बराबर पगले। यकीन आ रहा है? कैसे? अब आ जाइए इधर। मैंने फील्ड आपको समझा दिया, समझा दिया। अब अच्छा गौर से सुनना, गौर से सुनना, बड़ी मजे की बात है। ये एक मैस है, ये उसका फील्ड है। जैसे कि दूसरा मैस इसके फील्ड में दाखिल होगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, एक छोटा सा मैस इसके फील्ड में दाखिल हुआ, क्या उसका अपना फील्ड नहीं होगा? होगा। ये उसका फील्ड है। अब उस छोटे मैस का फील्ड इसके फील्ड के साथ क्या करता है? क्या करता है? इंटरएक्ट, इंटरेक्शन होता है इन दोनों फील्ड में। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये जो अट्रैक्शन की कुव्वत जन्म लेती है ना, उन दोनों फील्ड्स के दरमियान में इंटरेक्शन की वजह से जन्म लेती है। अभी भी मेरी बात नहीं समझे? ये छोटे मैस का फील्ड बड़े मैस के फील्ड से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, और उसके नतीजे में एक फोर्स जनरेट होती है। अब वो फोर्स किस पे लगेगी? इस पे भी लगेगी, जमीन पे भी लगेगी, दोनों पे बराबर। अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे? क्यों अट्रैक्ट करता है? इनके फील्ड्स के दरमियान में इंटरेक्शन होता है। नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? तो इसी तरह टेलीपैथी एक इल्म का नाम है, उसमें कहता है कि अगर आपने किसी जमीन यहां पे सैकड़ों मील दूर बंदा बैठा, आपने उससे बातचीत करनी है, तो यू कैन डू दैट। आपका बहुत बड़ा फील्ड है, आपके दिमाग का जो कंट्रोल है ना, वो सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं, वो इस पूरी कायनात पे भी है। तो बैठ जाएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, और फील्ड है जी, इंटरेक्शन के जरिए से, लहरों के जरिए से। तो जब एक मैस के फील्ड की लहरें दूसरे मैस के फील्ड की लहरों से टकराती हैं, तो क्या होता है? एक फोर्स जनरेट होती है, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आप कह रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि हर मैस के गिर्द क्या है? फील्ड। एक मैस का फील्ड दूसरे मैस के फील्ड से क्या करता है? इंटरएक्ट करता है, और उसके नतीजे में एक कुव्वत जन्म लेती है, जिसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। उसमें उसके नतीजे में अट्रैक्शन पैदा होती है। नहीं समझ आ? तो अब वो अट्रैक्शन इस मैस पे भी लगती है, और वो अट्रैक्शन इस मैस पे भी, और दोनों पे बराबर लगती है। अब बात समझो नहीं समझो? कि जितनी फोर्स से ये मैस इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका फील्ड देखो ना, इसका फील्ड असल में इसको इधर को अट्रैक्ट करता है। इसके फील्ड की लाइंस है, यूं, इसका फील्ड है, विद हेल्प ऑफ लाइन हम इसे शो करते हैं, इसे फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके गिर्द भी तो फील्ड लाइंस होंगी ना? नहीं समझ? एक फील्ड की लाइंस दूसरे फील्ड की लाइंस के साथ क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं, और उसके नतीजे में जो कुव्वत जन्म लेती है, वो दोनों मासेस पे इक्वली देती है।
ये मैस इधर को अट्रैक्ट होगा, वो मैस इधर को attract होगा, और इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा। अभी भी बात समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, किसको बात समझ नहीं?